मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर न्यूज वॉच एक्सप्रेस अंदाज में। राजस्थान के डूंगरपुर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भगवान बेड़ेश्वर से आशीर्वाद लेकर रवाना। 52 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी यात्रा। स्टालिन के बेटे ने मलेरिया से की सनातन धर्म की तुलना। बीजेपी बोली ये 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान। वर्ल्ड कप के लिए 5 सितंबर को टीम इंडिया का ऐलान। 2 खिलाड़ियों पर सस्पेंस। 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा भारत का पहला मुकाबला। इसरो का आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। 16 दिनों तक लगाएगा चक्कर। 110 दिन में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। L1 पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1। इम्फाल में अंतिम बचे 10 कुकी परिवारों को किया गया शिफ्ट। जानकारी के मुताबिक सामान पैक करने का भी नहीं दिया गया समय। मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से लगभग 300 आदिवासी परिवारों ने छोड़ा अपना घर। शांति बहाली की कोशिश जारी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महिला की ओर से दाखिल दहेज प्रताड़ना के मामले को किया खारिज। कहा मंजूरी देना अन्याय सुनिश्चित करने जैसा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा कि महिला स्पष्ट रूप से प्रतिशोध लेना चाहती है। वहीं ओडिशा और कोलकाता में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बिजली गिरने से खुर्दा जिले में 4, बोलांगारी में 2 और अंगुल बौद्ध जगतपुर सिंह में ढेंगलनाग में 1 व्यक्ति की हुई मौत। भुवनेश्वर और कटक शहरों तथा ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बिजली गिरने के साथ तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की समस्या। उधर जबरन इस्लाम अपनाने के दबाव और बच्चियों के बढ़ते अपहरण से 30 हिंदू परिवारों ने छोड़ा पाकिस्तान। सवालों के घेरे में पाक सरकार। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं का जीना हो रहा मुश्किल। हिंदुओं पर पाकिस्तान में ढाए जा रहे अत्याचार। सरकार और पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तानी हिंदुओं पर प्रताड़ना जारी। परेशान होकर 30 पाकिस्तानी हिंदू परिवारों ने छोड़ा पाकिस्तान। ट्रेन के जरिए आए भारत। असम राइफल्स ने 4200 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध दवाओं को किया जब्त। 4 सालों से चल रहा है अभियान। असम राइफल्स के महानिदेशक ने दी जानकारी। कहा असम राइफल्स ने अवैध दवाओं और हथियारों के खिलाफ लगातार जारी रखा है अभियान। पैंतालीस महिला सैनिक वर्तमान में सूडान और कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में शामिल। महिला सैनिक कर रही हैं अभूतपूर्व काम। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार। गिरिराज बोले पढ़ाई के नाम पर हिंदुओं के बच्चों को संस्कृति से दूर रखने की साजिश। उनमें हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों की छुट्टियों में कटौती करें।
बीते दिनों बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टियों को कम करने का लिया था फैसला। बीजेपी लगातार हमलावर। वहीं सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले सीएम के बेटे को स्वामी रामाभद्राचार्य ने बताया मूर्ख। उदयनिधि को बयान को पूरा देश में हो रही है आलोचना। रामभद्राचार्य ने कहा उदयनिधि स्टालिन मूर्ख है, सनातन धर्म को मिटाने वाले ही मिट जाएंगे। ये धर्म एक विश्वास है, सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन। पीएम मोदी के साथ बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता संभव। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं की मेजबानी करेगा भारत। दुनिया भर की टिकी निगाहें। G20 में जलवायु परिवर्तन से निपटने और शांति, समृद्धि और स्थिरता लाने वाले अवसरों पर होगा मंथन। वहीं संबंध सुधारने के इरादे से 3 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल जाएगा चीन। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। वर्ष 2020 के बाद से पहली बार हो रही है वार्ता। द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने तथा चीन के साथ संबंधों की स्थिर बनाने का प्रयास जारी। वहीं पाकिस्तान में महंगाई और बिजली बिल के खिलाफ व्यापारियों का देशव्यापी हड़ताल। पाकिस्तान में आसमान छूते खाद्य वस्तुओं के दाम, जनता त्रस्त। प्रदर्शनकारियों ने पूरे पाकिस्तान का चक्का किया जाम। व्यापारियों ने देश भर में अपनी दुकानें की बंद। अमेरिका में फुटबॉल खेलते छात्रों पर अचानक ताबड़तोड़ गोलियाबारी। बता दें कि हाई स्कूल के एक विद्यार्थी की हुई मौत। लुइसियाना के एक हाई स्कूल में फुटबॉल खेल रहे छात्रों पर गोलीबारी। अभी तक हमलावरों को नहीं पकड़ पाई है पुलिस। इराक में पुलिस मुख्यालय की कमान कुर्द प्राधिकारियों को सौंपे जाने पर भड़का आक्रोश। हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की हुई मौत। झड़प में कई लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलर्ट पर प्रशासन। वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली में आज चल सकती हैं तेज हवाएं। वहीं यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। उत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में आई कमी। देश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। 3 सितंबर को भी तेज हवाओं के आसार। तीन सितंबर के बीच नई दिल्ली में दिन के वक्त चल सकती हैं तेज हवाएं। वहीं तापमान में भी मामूली बदलाव की संभावना। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। एशिया कप 2023 में बारिश की वजह से किया गया रद्द। मैच रद्द होने के बावजूद रोहित शर्मा ने रचा इतिहास।
मैच में उतरते ही एशिया कप में सबसे ज्यादा सीजन खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बने दूसरे नंबर के खिलाड़ी। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर खेल चुके हैं 6 एशिया कप। एशिया कप 2023 में बारिश की वजह से किया गया रद्द। खराब प्रदर्शन को देखते हुए भारत के पूर्व सेलेक्टर ने रोहित शर्मा की लगाई लताड़। चेतन शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बताया गलत। कहा रोहित शर्मा फैसले को लेकर जताई नाराजगी। वहीं आर माधवन बने एफटीआईआई के नए प्रेसिडेंट। एक्टर ने कहा उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आर माधवन से पहले डायरेक्टर शेखर कपूर थे एफटीआईआई के प्रेसिडेंट। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। आर माधवन ने सम्मान और शुभकामनाओं के लिए किया आभार व्यक्त। कहा उम्मीदों पर खरा उतरने की पुरजोर कोशिश करूंगा। और दुबई पहुंचे शाहरुख खान ने मचाया धमाल। अपनी फिल्म जवान के डायलॉग बेटे को हाथ लगाने से पहले बोलकर लूट ली महफिल। बीते दिनों बुर्ज खलीफा पर भी शाहरुख खान की फिल्म जवान का ट्रेलर किया गया था लॉन्च। ट्रेलर लॉन्च के दौरान 20,000 से ज्यादा लोग हुए थे शामिल। जवान में शाहरुख खान 5 अलग अलग अंदाजों में आएंगे नजर। फिल्म को लेकर फैंस में जमकर उत्साह। और अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। उनके बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, तो वहीं बीजेपी ने इसे जीनोसाइड कॉल दिया है। बता दें कि आरजेडी ने इस बयान के लिए माफी मांगने की मांग कर दी है। वहीं बयान पर बवाल के बाद डीएमके की ओर से भी सफाई आई है। बीजेपी आईटी सिर्फ चीफ अमित मालवीय ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सहयोगी डीएमके के वंशज सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस की चुप्पी इस नरसंहार आह्वान का समर्थन कर रही है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर अगर ये मौका मिलेगा तो हजारों साल पुरानी भारत को वो नष्ट कर देगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा आज उजागर हो गया है। इंडी अलायंस का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा आज साफ तरीके से उजागर हो चुका है। जिस प्रकार से डीएमके जो इंडी अलायंस का हिस्सा है, उसके नेता उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि वो न केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं, बल्कि उसकी तुलना बीमारियों से करते हुए उसको नस्तनाबूद खत्म करने की बात करते हैं। मतलब कि जिस धर्म में 80% लोगों की भारत में मान्यता है, उसी को समाप्त करना है। उसके अंदर आस्था रखने वाले लोगों को एक प्रकार से समाप्त करना है। ये बात जब वो कहते हैं, और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदंबरम भी करते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान है? और विपक्षी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में सीट शेयरिंग का मुद्दा छाया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल 2 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 30 सितंबर तक सीट समझौते के विवाद को सुलझाने की मांग की।
दोनों नेताओं का तर्क था कि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसलिए सबसे कठिन काम पहले ही सुलझा ले। बता दें कि इंडिया गठबंधन ने पहली बार अपने रेजोल्यूशन में सीट बंटवारे को प्राथमिकता दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सभी नेताओं ने दोहराया कि जल्द ही सीट बंटवारे का काम फाइनल कर लिया जाएगा। दिल्ली में इसके लिए जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी भी रखी जाएगी। बता दें कि कमेटी मीटिंग भी करेगी। हालांकि मीटिंग में आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अलग मैकेनिज्म बनाने की मांग की है। दरअसल इंडिया गठबंधन में कुल 28 दल अब तक शामिल हुए हैं। इनमें कांग्रेस, तृणमूल, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, आरजेडी, सपा और आप प्रमुख गठबंधन के दलों में सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत 10 राज्यों में होना है। और वहीं हरियाणा के पलवल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर से लोकल ट्रेन प्रगति मैदान के पास पटरी से उतर गई। इस घटना की वजह से G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों में जुटे लोगों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि इस हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन में सवारी सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक सिर्फ एक कोच पटरी से उतरा। यह हादसा डाउन मेन लाइन पर हुआ। इस रूट पर सेकेंड मेन लाइन और एमयू लाइन से मेट्रो चलती रहेंगी। फिलहाल ट्रेन में सवारी सभी सुरक्षित है। बता दें कि प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होना है। यहीं पर विदेशों से आए मेहमान कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल G20 सम्मेलन की तैयारी अंतिम चरण पर है। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन के लिए जहां एक तरफ दिल्ली को सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन होने जा रहा है। इसकी तैयारियां काफी जोरों पर है। बता दें कि G20 सम्मेलन के चलते सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के चलते रेलवे ने दिल्ली से आने जाने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ऐसे में अगर आप भी कई दिनों के लिए दिल्ली से आने जाने वाली ट्रेनों से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, तो एक बार ट्रेन से संबंधित अपडेट जरूर चेक कर ले। उत्तर रेलवे ने जिन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, उनकी जानकारी शेयर की है। इन ट्रेनों में ताज एक्सप्रेस, सिरसा एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। और एनआईए ने जम्मू कश्मीर की राजौरी में नागरिकों की हत्या मामले में आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उन आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस साल जनवरी में जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के डांगर गांव में 5 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी थी। बता दें कि इसकी जानकारी एक प्रवक्ता ने बयान जारी करके दी और कहा कि निसार अहमद उर्फ हाजी निसार, मुश्ताक हुसैन दोनों को एनआईए ने गुरुवार को मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फिर बाबा का बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। बता दें कि नगर पालिका की संपत्ति पर अवैध निर्माण किया गया, जिस पर पालिका ने बुलडोजर चला दिया, अवैध कब्जे को ध्वस्त करा दिया। माफियाओं ने नगर पालिका की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कब्जा कर लिया। बता दें कि वहीं इस कब्जे को मुक्त कराया गया, तो वहीं बुलडोजर की कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही ईओ ने यह भी बताया कि भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर भी दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका परिषद अमरोहा का सीमा विस्तार हो गया है और इसमें 45 गांव और 21 ग्राम पंचायतों का समावेश हो गया है। इसके अंतर्गत जितनी भी सरकारी संपत्तियां थीं, वो सारी संपत्तियों का कस्टोडियन जो अब नगर पालिका परिषद अमरोहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक सुबह 8 बजे कार्रवाई की गई। रायपुर कला गाँव में लगभग 1 हेक्टेयर की जमीन पर जो है कुछ भूमाफिया टाइप लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा था। जैसे सूचना मिली, तत्काल नगर पालिका की टीम के द्वारा वहाँ पहुँचकर संबंधित थाने से फोर्स लेकर वो कार्रवाई की गई। वहाँ की बाउंड्री वाल ध्वस्त करा दिया गया है और ये भी निर्णय लिया गया है जल्द ही नगर पालिका द्वारा उस पर जो है 4 दीवारी करके उसको घेर लिया जाएगा, ताकि पुनः इस तरीके की गतिविधियां ना हो। देश के असम राज्य ने बहुविवाह पर से मुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा सकती है या नहीं, इसके विश्लेषण करने के लिए कानूनी समिति का गठन किया गया है और जिस पर सकारात्मक विचार मिले हैं।
हमने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर जनता की राय और सुझाव भी मांगे हैं। हमारे सार्वजनिक नोटिस के जवाब में हमें कुल 149 सुझाव मिले हैं। इनमें से 146 सुझाव विधेयक के पक्ष में हैं और वे बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं। हमारा अगला चरण विधेयक का मसौदा तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि हम अगले 45 दिनों में विधेयक को अंतिम रूप देंगे। मुझे लगता है कि मैं इस साल दिसंबर में विधानसभा में विधेयक पेश कर पाऊंगा। ये हमारा एक लीगल कमिटी बना था कि पॉलीगमी स्टेट गवर्नमेंट बैन कर सकता है कि नहीं सकता है। इसका ऊपर हमारा पॉजिटिव विचार आया। फिर हमने पब्लिक का ओपिनियन मांगा कि हम पॉलीगमी बैन करने जा रहा हूं, आपका कोई आपत्ति है क्या। 149 ज्ञापन हमें मिला। 146 ज्ञापन ऐसा मिला जो पॉलीगमी को बैन करने में उनका सहमत है। 3 ज्ञापन ऐसा मिला जो पॉलीगमी को बैन करने का विरोध करता है। अभी हमारा जो नेक्स्ट फेज है कानून को ड्राफ्टिंग करना, और वो कानून में थोड़ा सा और पॉइंट जोग होगा, जो पॉइंट का थ्रू से हम थोड़ा ये लाभ जहाद वाला जो मामला है उसमें भी अंकुश लगाने का कोशिश करूंगा। अगले 45 दिन में हमारा कानून तैयार हो जाएगा। लगभग तुष्टीकरण को आधार बनाकर कर्नाटक के वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने फिर से इस्लामिक कार्ड खेला है। मैसूर में अलबद्र चौराहे का उद्घाटन विवादों में घिर गया है। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच और रणनीति पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं हिंदू संगठन इस्लामिक चिन्ह को हटाए जाने के लिए प्रशासन पर दबाव बना रहा है। ऐसा क्या है अलबद्र चौराहे पर, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर में अलबद्र सर्कल का उद्घाटन किया है। दरअसल मैसूर के राजीव नगर स्थित अलबद्र मस्जिद के बिल्कुल पास वाले चौराहे का हाल ही में पुनर्निर्माण किया गया है और इसे अलबद्र नाम दिया गया है। इसे दुबई के आइकॉनिक लैंडमार्क से प्रेरणा लेकर बनाया गया है, मगर कांग्रेस की ये प्रेरणा सवालों के घेरे में है। अलबद्र सर्कल विवादों के घेरे में आ गया है। बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बता रही है, तो कांग्रेस इसे बड़ी उपलब्धि। कांग्रेस की ओर से कर्नाटक को तुष्टीकरण का सबसे बड़ा आधार बनाकर उसकी पहचान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बने एक चौराहे का उद्घाटन किया गया, जो ये साफ दर्शाता है कि कर्नाटक के सीएम मुस्लिम लोगों को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहते। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना समर्थन किया है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने केरल के मुस्लिम लीग को भी अपना समर्थन दिया था। ये वही मुस्लिम लीग थी जिसने देश के बंटवारे में अपना योगदान दिया। एक रैली में नारेबाजी के दौरान हिंदुओं को धमकी दी गई कि उन्हें उनके मंदिर के सामने ही फांसी पर लटका दिया जाएगा और जिंदा जला दिया जाएगा, जिस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। कांग्रेस इस पर मुस्लिम लीग को समर्थन करती हुई नजर आई। कुछ लोग भले ही इसे मैसूर शहर का एक नया आकर्षण बता रहे हैं, लेकिन अलबद्र शब्द का इस्लामी अर्थ समझने के साथ ही यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि इसके जरिए हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई। 2.47 करोड़ रुपए की लागत से अलबद्र सर्कल में बनी एक बड़ी केतली ही इसका मुख्य आकर्षण है। ये केतली 8.25 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके चारों ओर फव्वारा बनाया गया है। अलबद्र सर्कल के आसपास से गुजरने वाले हिंदुओं को भी ये अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादातर हिंदू इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।